तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड द्वारा अभ्यास प्रश्न पत्र है ना 2025 की आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस पेपर जारी किए गए हैं। जैसा कि काफी पहले ये जारी कर दिए गए थे और मैं आपकी डिमांड पर इनके सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन पेपर को हल्के में मत लीजिएगा कि इससे कुछ नहीं आना। देखो, इससे सबसे बड़ी बात आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड नए देने वाला है। और देखिए, अब बात क्या आ रही है कि पेपर में ना सीबीएसई पैटर्न जैसे क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इससे आपको अपने बोर्ड के पेपर का अनुभव हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये न्यू पैटर्न है और बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो बोर्ड में आपके जो बोर्ड एग्जाम होने हैं, फाइनल एग्जाम, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये बोर्ड ने यहाँ पे कहा है ना। तो इसका हम पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर के आपके पूरे 23-24 तक पूरे क्वेश्चन है ना, निबंध तक सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, जिसका पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए पूरा सॉल्यूशन किस तरीके से आप कॉपी में लिखेंगे, है ना। बोर्ड में आपको कैसे कॉपी में लिखना है इसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका तो बताऊंगा ही साथ में कि कैसे लिखना है ना। तो चलिए 2025 की हाई स्कूल परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके 10th का हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर से मिलेंगे, है ना। और हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। देखिए, पहले नंबर के क्वेश्चन में आपके देखिए इसी तरीके से आपके वो सारे जो है निर्देश रहने वाले हैं और पेपर में 75 नंबर का आपका पेपर है। 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा और ये आपके प्रिंटेड फीस जो भी इस तरीके से 23 नंबर आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सही विकल्प आ जाते हैं। तो 6 मार्क्स के आपके सही विकल्प देखो, मैं तैयारी शुरू करवा चुका हूँ आपकी और वीडियोज डाले जा रहे हैं लगातार, है ना। और मैंने ना आपकी हिंदी के तो पूरे लगभग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं। 250+ MCQs की है ना वीडियो आ चुकी है, उसे जाकर के देख लेना, है ना। प्ले लिस्ट चेक किया करो यार, सारा कुछ मिलेगा आपको। देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये सही विकल्प में दिया गया है, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो देखो, एक यहाँ पे विशेषता हमारी कवर हो रही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने इसे कवर कराया है। देखिए, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय मतलब एक विशेषता है रीतिकाल की, प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन, ऋतु वर्णन। तो भाई श्रृंगार वर्णन देखने को मिलता है किसमें, रीतिकाल में। तो इसका आंसर आपको क्या लिख देना है, देखिए मैं आपको अभी उसमें तो स्क्रीन पर तो आंसर दिखाऊंगा ही, तो लेकिन मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, ये छोटे छोटे आंसर है ना, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। और प्रकृति वर्णन देखो, हर तरीके से क्वेश्चन को तैयार करो। ये छायावाद में, प्रकृति वर्णन कहाँ पे है, छायावाद में। और भक्ति वर्णन भक्ति काल में। तो हर एक तरीके से क्वेश्चन को देखो, है ना, उस क्वेश्चन में ना और क्वेश्चन बनाओ अपने आप से, ताकि बोर्ड में कोई नंबर न कट जाए। नेक्स्ट आपका है जकरी शब्द का अर्थ है व्यर्थ होना, रटना या जर्जर होना या दुखी होना। तो जकरी का अर्थ भाई क्या होता है, तो व्यर्थ होना, रटना या फिर जर्जर होना। तो जर्जर होना इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जर्जर होना जकरी का अर्थ है। नेक्स्ट आपका जुगुप्सा स्थायी भाव है। मैंने कहा ना कि हर एक रस का स्थायी भाव याद कर लो। 100% आपका 1-2 नंबर में इससे क्वेश्चन बोर्ड में बनने वाला है कि इसका स्थायी भाव क्या है ना। या फिर किसी का स्थायी भाव दे दिया जाता है, उसका जो है रस पूछा जाता है, मतलब किसका स्थायी भाव, है ना। तो जुगुप्सा किसका है, अद्भुत का, विस्मय का, अद्भुत का, बीभत्स का, रौद्र का या फिर भयानक का। तो बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। देखिए, स्वयं प्रकाश की बात की जा रही है ना, आपका नेताजी के चश्मा इनका रचना है आपके में, है ना। तो सरस्वती, वसुधा, कादंबरी या जनवाणी। तो वसुधा इसका राइट आंसर आपको लगाना है, क्या, वसुधा। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं द्विगुणी समास, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय समास। देखिए, जहां पे प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो, वहां पे हमारा कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। देखो, मैं आपको इसीलिए थोड़ा समझा करके बता रहा हूं ताकि आपको बोर्ड में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में किसी भी तरीके से आ सकता है, कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं है ना। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाती हुआ हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तैयारी आप कर सके, है ना, समझ में आ सके, है ना। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, फणीश्वरनाथ रेणु, आनंद यादव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे रिक्त स्थान आएंगे आपके 6 नंबर के। देखो, मैं इसी वे में आपकी तैयारी करवाया हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन आपका है उत्साह एक खालिस्तान गीत है। उत्साह क्या है, एक मधुर गीत है या आह्वान गीत है। एक तरीके से ओजपूर्ण इसमें बात की जा रही है उत्साह में, है ना, वीरता की। तो क्या आह्वान गीत है ना, इसका आंसर आपको क्या लिखना है, ये सही लगाएंगे आह्वान। इस तरीके से आह्वान को लिखिएगा, है ना। ये आप देखिए इस तरीके से आह्वान लिखिएगा, है ना, ये वाव बना हुआ है उसी में। नेक्स्ट आपका है वीर, भयानक और रौद्र रस में। देखिए, इनमें एक तरीके से मोटिवेशन देखने को मिलता है आपको, है ना, जब कोई गुस्सा हो रहा है, रौद्र रस क्रोध है ना। वीर एकदम ओज तरीके का, है ना। तो कौन सा गुण, ओज गुण होता है ना। तो ओज इसका राइट आंसर आपको लिख देना है। माधुर गुण में तो मधुरता होती है ना, तो वो तो यहाँ पे होगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका है नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण। भाई, किसी एक घटना का पूर्णता के मतलब कोई एक घटना है ना,
संपूर्ण जीवन की बात नहीं की जा रही, तो इसे क्या खंड काव्य कहेंगे यार? शायद मैंने जो एमसीक्यू वो टॉप 250 क्वेश्चंस की वीडियो डाली उसमें वहाँ का बता दिया, लेकिन देखिए इसमें किसी एक घटना के बारे में बात की जा रही है ना, मतलब कोई एक घटना, अगर हम जीवन की किसी एक घटना का हम एक संवाद का किसी का वर्णन करें तो वो खंड काव्य उसे कह सकते हैं, है ना, खंड काव्य। अगर आपको इसमें डाउट है थोड़ा तो आप लोग जरूर से डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं भी क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन खंड काव्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है, तो वियोग का या प्रभु मिलन का? भाई सभी को पता है, मैंने कंप्लीट करवा रखा है, प्रभु मिलन। इसका आंसर क्या लिख लेना है आपको? प्रभु मिलन। इस तरीके से देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपकी लगातार से करवा रहा हूँ और इसी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, विद्यालय में खालिस्तान संधि है, तो विद्यालय में स्वर संधि है, सभी को पता है ना, स्वर संधि याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लेपचा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, लेपचा और भारू या भूटिया? लेपचा और भूटिया याद रखिएगा। लेपचा और जो भूटिया है ना, वो सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं, है ना, जातियां हैं, स्थानीय जाति हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, उन्हें लेपचा और भूटिया जातियों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पे सत्य असत्य। देखिए भाई 6 नंबर के सत्य असत्य आपके बोर्ड में रहने वाले हैं। पहले नंबर का प्रश्न है आपका, परशुराम फरसे को देख करके भयभीत हो गए। अरे यार, जिनके हाथ में फरसा है वो खुद भयभीत होंगे क्या? असत्य लगाएंगे, इसको बिल्कुल सीधा क्रॉस कर देंगे, असत्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, दोहा एक वर्णिक छंद है। अरे भाई, तो वर्णिक छंद तो है ही नहीं, क्योंकि दोहा क्या है, एक मात्रक छंद है, तो इसे भी आप क्या असत्य लगाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ा है यार दोहा में आप क्या मात्राओं की गणना करते हैं, तो वर्ण तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो क्या असत्य लगाएंगे। नेक्स्ट आपका, जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रमुख विधाओं के अकॉर्डिंग ही जीवनी आती है ना। गद्य की प्रमुख और गौण विधाओं के नाम जरूर से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड में 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है और इस तरीके से क्वेश्चन एक आना ही आना है। नेक्स्ट आपका, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई, कहा जाता है ना, नवाबों की नगरी लखनऊ है ना। नेक्स्ट आपका, माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है ना, माँ बैठ नहीं सकती में भाववाच्य है, बिल्कुल सही है, सत्य लगाएंगे। नेक्स्ट आपका है, कृतिकार के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देखिए कोई कृतिकार है और उसकी अनुभव की अपेक्षा उसकी क्या अनुभूति जो हो रही है वो उसके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गहरी चीज़ है उसके लिए, है ना। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स के यहाँ पे सत्य असत्य होते हैं कंप्लीट, है ना। इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपको बोर्ड में देखने को जरूर से मिलने वाले हैं, इसीलिए तो बोर्ड जारी करता है, ताकि स्टूडेंट को एक तरीके से एक जो है एक हिंट मिल सके, है ना। देखिए, तो नेक्स्ट हमारी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं, बिल्कुल से सही आंसर लगाइएगा इनका। पहला है आपका युग धारा, है ना, 2 स्तंभ दी गई हैं, इसी तरीके से बोर्ड में आना है। देखो युग धारा की जोड़ी कहाँ पे, नागार्जुन की रचना है युगधारा, तो यहाँ पे फर्स्ट की जोड़ी मिला देंगे नागार्जुन की युगधारा से, है ना। नेक्स्ट है उतान, उतान का अर्थ क्या होता है, पीठ के बल लेटना, है ना, ये उतान का अर्थ होता है, तो दूसरे की यहाँ पे मिला दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मन्नू भंडारी की माँ, तो ये क्या सहनशील थी, थर्ड की जोड़ी यहाँ पे मिला दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सुदामा चरित, सुदामा चरित क्या है, एक खंड काव्य है ना, एक खंड काव्य है सुदामा चरित। एंड इसके रचयिता जो है सुदामा चरित के रचयिता कौन है भैया, तो रचयिता इसके हैं नरोत्तम दास, है ना। कौन इसके, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नरोत्तम दास इसके रचयिता है। कई बार आ सकता है आपको खंड काव्य की रचनाएं भी पूछी जाए कि 2 खंड काव्यों के नाम उनके रचना का शायद लिखें, तो याद रखना खंड काव्य सुदामा चरित खंड काव्य है, उसके रचयिता नरोत्तम दास है। और एक और खंड काव्य पंचवटी याद रखिएगा, जिसके रचयिता कौन है आप सभी को पता होगा, जिसके रचयिता वो मैथिली शरण गुप्त थे, है ना, इनको जरूर से याद आपको रख लेना है। नेक्स्ट आपका शब्द शक्ति के भेद, भाई सभी को पता है कि 3 होते हैं, 5वें की जोड़ी यहाँ पे मिला लीजिएगा। 1 और 1 11, इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति, 6वें की जोड़ी यहाँ पे मिला लेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये सारी कंप्लीट हो जाती है ना। और नागार्जुन का एक दूसरा नाम है, लोगों ने कहा है यात्री इन्हें कहा जाता है ना, एक इनका नाम लोगों ने बताया यात्री, इनका दूसरा नाम, इसको याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्ट में बना हुआ है ना, अपने बोर्ड में तो नहीं लेकिन अन्य बोर्ड में। लेकिन अब भाई सीबीएसई पैटर्न पे एमपी बोर्ड चल रहा है ज़्यादा, तो निश्चित है कि क्वेश्चन आने हैं भाई नए, है ना, तो याद रख लेना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। देखो भाई, अगर बोर्ड में एक शब्द लिखा जाए यहाँ पे तो एक शब्द में देना है। देखो आप जो सटीक उसमें पूछा जा रहा है अगर उसका आंसर लिखते हो ना, तो आपके नंबर, है ना, टीचर के सामने ना एक इंप्रेशन पड़ता है यार कॉपी चेक करते वक्त, है ना, उसको जितनी सरलता होगी ना कॉपी चेक करने में भाई उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो एक वाक्य में पूछा जाएगा तो बढ़िया एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ये नहीं कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो आपने सीधा आंसर लिख दिया हंस पत्रिका में, नहीं, ऐसे आंसर हंस नहीं लिखना है। मैं आपको केवल बता रहा हूँ क्योंकि इधर उतना स्पेस नहीं है लिखने के लिए। आपको किस तरीके से आंसर लिखना है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और साथ ही आपको बता दूंगा। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, बढ़िया हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर इस तरीके से डालिएगा। फिर फर्स्ट का उत्तर आप लिख रहे हैं तो लिखना है आपको जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता का जो अभी कविता हंस पत्रिका में, किसकी जगह हंस लिख देना है और पूरा का पूरा वही वाक्य उतारना है। इस तरीके से वाक्य में उत्तर लिखा जाता है ना। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस तरीके से नहीं, हम एक एक शब्द में उत्तर दे देंगे, अरे यार ऐसे मैंने आंसर तो आपको सही होता है लेकिन यार एक इंप्रेशन आपको जमाना है अच्छा तरीके से ना,
ताकि आपको पूरी कॉपी आपको आपकी उसी टीचर को चेक करनी है ना। तो एक स्टार्टिंग से जो अच्छा आपका वे रहेगा ना, वो आपको एक नया ही रूप देगा, है ना, आपकी कॉपी को। नेक्स्ट है आपका घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो भाई कौन सा अनुप्रास अलंकार है इसमें? भाई आप सभी पहचान गए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां पे बार बार हो रही है। देखिए, तो आप किस तरीके से आंसर लिखिएगा, घेर घेर घोर घन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इस तरीके से आप आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? भाई शास्त्रों में काशी को विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है ना। लिखिएगा कि शास्त्रों में काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है ना, क्या, विश्वनाथ, है ना, प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए, तो एक से अधिक अर्थ दें शब्द वो अनेकार्थी शब्द है ना, अनेक अर्थ दें, है ना, तो वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द भी इसका आंसर लिखते हैं, समानार्थी लिख दीजिएगा, वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ये रहेगा आपके सामने। नेक्स्ट आपका है जितेंद्र नार्गे ने खेदों में किसका निवास बताया? तो आपको आंसर लिखना है कि जितेंद्र नार्गे ने, है ना, मैं जैसा बोलता हूँ आंसर उसी तरीके से लिखना है। भले ही मैं यहाँ पे एक शब्द बता रहा हूँ आपको आंसर, लेकिन आपको वाक्य में लिखना है। जितेंद्र नार्गे ने खेदों में जो किसका निवास बताया, तो हिमालय का निवास बताया है ना। किसका की जगह क्या लिखेंगे, हिमालय, और पूरा का पूरा सेंटेंस वही लिखना है। नेक्स्ट आपका लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाते हैं? तो लेखक अज्ञेय अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को आत्मचिंतन के माध्यम से, है ना, किस प्रकार की जगह क्या लिख देना है, आत्मचिंतन के माध्यम, क्या लिखेंगे आंसर, मेन आंसर है इसका आत्मचिंतन के माध्यम से पहचान पाते हैं, है ना, इस तरीके से लिख दीजिएगा। देखो, अब इसका आंसर आप स्क्रीन पर देखना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा, तो इसको बिल्कुल से देख सकते हो आप। देखिए, ये रहेंगे फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, है ना, और ये 6 का और 7 का, सभी के दिए गए है ना, 6 तक, 4th का, 6 का। तो इन्हें कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब बोर्ड में ना इसी तरीके से लिखना बढ़िया, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, है ना, 4 का उत्तर, है ना, 1 का उत्तर, इस तरीके से ना सारा कुछ लिखना है। आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं रीतिकालीन। देखिए 6 नंबर के प्रश्न से, और ये पक्की बात है भाई कि यहाँ पे विशेषता ही आनी है 6वें नंबर के प्रश्न में। तो छायावाद की, रीतिकाल की, नई कविता की विशेषता बिल्कुल से याद कर लो, क्योंकि इन्हीं में से एक ना एक आना है आपका, और 2 नंबर पक्के आपके, है ना। देखिए, रीतिकालीन कवियों की कोई दो मतलब कवियों के नाम लिखना है, उनकी एक एक रचना के साथ लिखना है ना, अथवा में कि नई कविता की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखी। तो भाई एक ही बात है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर आपको किस तरीके से स्क्रीन पर लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, कवि रीतिकालीन कवि, कोई दो कवि उनकी रचना है। मैंने प्रश्न साथ में लिखा है ताकि समझने में आसानी हो ना। और रीतिकालीन कवि कौन से हो सकते हैं आपके यहाँ पे, सूरदास, सूरसागर, है ना। तो ये तो मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पे यार, सूरदास नहीं रीतिकालीन कवि में होनी चाहिए, है ना। तो इसका आंसर जरूर से आप लोग, ये थोड़ा डाउटफुल रहेगा मेरे लिए तो, है ना। इनकी ये कुमार व्रत हो सकते हैं और श्रृंगार पुस्तक, ये इसका रहेगा, है ना। और नेक्स्ट हम अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, इसमें इसको आप जरूर से अपना क्लियर कर लीजिएगा। अथवा में है नई कविता की विशेषता भाई, तो नवलेखन एंड विरोधाभास, है ना, तो इसकी प्रधानता रही है। और नई कविता में देखिए इस तरीके से ये अपन बढ़िया हेडिंग डाल के लिखो ना आंसर, भाई बोर्ड में ना नंबर भर के मिलते हैं फिर। नेक्स्ट आपका है 7वें नंबर का प्रश्न। देखिए अब वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा कि ऐसे मतलब लॉन्ग में लिखिए, अब कई बार तोड़ करके भी ये जो है काव्य परिचय पूछा जा रहा है कि तुलसीदास का की काव्य विशेषता लिखिए, 2 विशेषता लिखिए और 2 रचना लिखिए, इस तरीके से भी दे देते हैं। यहाँ पे पूछा क्या गया है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भाई बोर्ड में ना इन दोनों में से एक ना एक आने वाला है, 100% ही आने वाला है। कर लो यार, क्यों 2 नंबर अपने काट रहे हो, खुद पता है जो चीज़ें वो पहले करो, है ना। इनकी काव्यगत विशेषताएं 2 रचनाओं के साथ और भाव पक्ष कला पक्ष। भाई किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना। देखो तुलसीदास जी का सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 7 का उत्तर इस तरीके से डालिएगा, फिर लिखेंगे तुलसीदास जी की 2 रचना, रामचरितमानस, दोहा संकलन, और कई सारी रचना है कि कवितावली, गीतावली, है ना, पार्वती मंगल, बहुत सारी रचना है, तो लिख सकते हैं दोहावली वगैरह, है ना। भाव पक्ष कला पक्ष क्या रहेगा तुलसीदास जी का, भाव पक्ष रहेगा तुलसीदास के काव्य में भक्ति पंथ की गहरी झलक मिलती है एंड रवि राम के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को दर्शाते हैं। कला पक्ष में इस तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। कौन सी शैली है, शास्त्रीय काव्य की शैली का पालन करती है, उन्हें सरल और प्रभावी भाषा, है ना, अवधि भाषा में प्रमुख उन्होंने उपयोग किया है ना। रस छंद अलंकारों का छंद प्रमुखता है, उन्होंने चौपाई और दोहा का यूज किया है ना। इस तरीके से लिखते हुए कंप्लीट कर दीजिएगा। अथवा में क्वेश्चन था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, यहाँ पर देख सकते हैं अथवा में ही था ना सूर्यकांत। चलिए ये रहेगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी नाला की 2 रचनाएं रहेंगी, राम की शक्ति पूजा और विनोबा। तो चलिए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। यहाँ पे भाव पक्ष क्या लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में। देखो अगर आपको एक मैं कहूँ कि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए आपके जो कवि परिचय, लेखक परिचय हैं, इंपॉर्टेंट केवल, है ना, तो मैं इसका वीडियो ला सकता हूँ, बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, देखो आप मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग देखते नहीं हैं तो अच्छा नहीं लगता यार।
देखिए ये रहेगा भाव पक्ष आपका इनका, और ये कला पक्ष है ना, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। देखो भाव पक्ष कला पक्ष में मेन बात क्या होती है, अगर भाव पक्ष की बात की जाए तो उनमें जो उन्होंने भावों की बात की, जो उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति रही है ना, दुख संघर्ष वगैरह हो गए ना, जो उनकी मतलब ऐसे भाव जो होते हैं जो व्यक्ति के मन में उठते हैं खुद अपने आप से, है ना, उनका चित्रात्मक उन्होंने किस तरीके से उसका वर्णन किया है उसके बारे में लिखना होता है। एंड अपन कला पक्ष में लिखते हैं तो भाई उन्होंने किस शैली का यूज़ किया है, शैली वगैरह भाषा का, है ना, कला पक्ष में भाषा शैली यही तो लिखना होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। तो भाई इससे एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव वाला बन जाता है कि परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध किया था, तो किसने किया, परशुराम ने, है ना, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना, अथवा भी क्वेश्चन पढ़ लो, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहिए। आत्मकथ्य से ये क्वेश्चन है भाई, है ना। तो चलिए इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहेगा आपका, इस तरीके से लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, कवि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध इसलिए किया था क्योंकि सहस्त्रबाहु ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के ब्राह्मणों और धर्म का अपमान किया था, है ना। इस तरीके से पूरा आंसर कंप्लीट कर दीजिएगा। अथवा में कह रहा था कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां, ना, ये वाला क्वेश्चन था जयशंकर प्रसाद के चैप्टर से। तो मुरझाकर गिर रही पत्तियों का प्रतीक वेदना और निराशा का है ना, इनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जीवन के अंत और सफलता के प्रतीक के रूप में गिरती हुई पत्तियों का चित्रण करते हैं। देखो वीडियो लंबा होने वाला है, सारे क्वेश्चन कवर करके जाना, थोड़ा समझाऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए, है ना, फसल। नेक्स्ट अथवा में संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायिकाओं और गायक की जो है मदद किया करते हैं, कैसे करते हैं भाई, चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहेगा आपके सामने आंसर यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या, लिखिए, ये क्वेश्चन था ना। आंसर दिया गया है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल जो है किसान की मेहनत और धरती के आशीर्वाद का प्रतीक है, वैसे जीवन के संघर्ष और मेहनत का परिणाम मानते हैं। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, मतलब संघर्ष एक तरीके से मेहनत है किसान की, है ना, फसल यही है। अथवा में क्वेश्चन था कि संगतकार मुख्य गायक या गायिकाओं की मदद किस प्रकार से करते हैं, जो मुख्य गायक होते हैं उसके जो साथ वाले गाने वाले होते हैं, बजाने वाले होते हैं, वो कैसे मेन गायक की मदद करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं लता मंगेशकर गाती थी तो उनके पीछे भी, है ना, जो सहायक संगतकार कहलाते हैं, जो सहायक गायक होते हैं साथ में, है ना, वो उनकी कैसे मदद करते थे। तो संगीत की धारा मिलान करके, है ना, स्वर का मिलान कर करके, है ना, ये सारा सामंजस्य बना करके जब वो गाते हैं तो ये सारा कुछ उसमें क्या करते हैं, वो उनकी हेल्प किया करते हैं। और अगला है आपका सी पॉइंट है तंत्रीवाद, है ना, संगीतवाद का साथ देना, है ना, संगतकार वाद्य यंत्रों जैसे तबला हारमोनियम आदि का प्रयोग करके, है ना, यही तो होते हैं पीछे वाले भाई। नेक्स्ट है आपका प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। भाई आपके प्रबंध काव्य मेनली है, मुक्ता काव्य ही है, इसको दोनों को पढ़ना है। मधुर गुण की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखो भाई व्याकरण का सेपरेट वीडियो आने वाला है, मुझसे कई बच्चों ने कमेंट करके कहा है कि व्याकरण का एक सेपरेट वीडियो लाइए, तो बिल्कुल से आने वाला है। पूरा कंटेंट रेडी हो चुका है आपका, मैंने उसमें आपका पहले ही मैंने गुण नहीं जोड़ा था, लेकिन मैंने देखा यार कि यार बोर्ड ये क्वेश्चन दे रहा है तो जोड़ना चाहिए भाई, तो मैंने ये पूरा टॉपिक जोड़ दिया है। एंड माधुर गुण, प्रसाद और गुण तीनों को हम पढ़ेंगे। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 10 का रहेगा आंसर यहाँ पे, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं। आंसर देख सकते हो, कंप्लीट आंसर आपके सामने है, ये रहेगा। ये प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, है ना, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका माधुर्य गुण था भाई, माधुर्य गुण बिल्कुल से एक गुण आने वाला है आपका 2 नंबर में, बोर्ड में 2 नंबर आपको ये देने वाला है यार। माधुर्य गुण की परिभाषा क्या है, जहाँ पे मधुरता की प्रधानता होती है, जहाँ पे नम्रता, मधुरता और आकर्षण उत्पन्न होता है, यह भाव की नम्रता, शब्दों की मिठास, है ना, एक तरह मधुर का अर्थ क्या, मिठास या नम्रता, मधुरता, यही तो है ना, जहाँ जिस काव्य में, है ना, तेरे चेहरे पे मुस्कान जो है वो सारी दुनिया में इकलौती है, यहाँ पर चेहरे की मुस्कान को माधुर्य गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। तो इस तरीके से उदाहरण याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चौपाई छंद। भाई इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई, है ना, क्योंकि ये ना बोर्ड में बिल्कुल आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का कह लो, और अगर 2 नंबर में इस तरीके के चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए तो 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है, और 101% मैं कह सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन जरूर से आने वाला है। अथवा में क्वेश्चन है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखिए छंद और जो अलंकार है वो अथवा में है ना। अगर देखो बोर्ड का एक मैटर है भाई, मैंने ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, मैंने उसमें एनालिसिस किया है, केवल 10th का ही नहीं 11 12 का सारा का एनालिसिस करके मैंने एक चीज़ पाई है कि जब बोर्ड चौपाई और छंद देता है ना, मतलब ये छंद और अलंकार देता है वो तो रस नहीं देता है, और जब रस देगा और छंद देगा तो अलंकार नहीं देगा, अलंकार देगा और रस देगा तो छंद नहीं देगा, है ना, मतलब रस या तो इन तीनों में से एक चीज़ नहीं आएगी, रस छंद अलंकार में से तीनों साथ कभी नहीं आएंगे, है ना। ये हाँ परिभाषा के तौर पर बात कर रहा हूँ, बहुत कम देखने को मिलेगा मुझे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर आपका चौपाई छंद की। तो चौपाई छंद के उदाहरण लक्षण उदाहरण देख लेते हैं।
चौपाई छंद के में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। इसमें कुल 2 पंक्तियां होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, 2 पंक्तियां है ना। इसे 4 चरणों में बांटा गया होता है, किस प्रकार से, और रामचरितमानस में बहुतायत रूप से चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है भाई। चौपाई और दोहा से तो बना ही हुआ पूरा रामचरितमानस, है ना। लक्षण क्या रहेंगे भाई, प्रत्येक लक्षण पूछा गया ना पाठ में। देखिए अब देखो, अब आज तक इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आया भाई, अब बना रहा है ना बोर्ड ऐसे क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी बोर्ड के मिला करके देख लेना भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिल ही नहीं सकता कि उसमें चौपाई छंद की परिभाषा, उसके लक्षण और उदाहरण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन आपको लक्षण आप पूछ रहा है भाई, लक्षण क्या लगना भाई, वही उसकी विशेषता लिखनी है सीधी, जो उसमें है कि प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, पंक्तियां समान लंबाई की होती हैं, भाव और विचारों की स्पष्टता के लिए इस छंद का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नेक्स्ट आपका अथवा में क्वेश्चन था कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा। देखिए भाई, ये रहेगा आपका आंसर। इसका यह अलंकार तब होता है जब एक ही शब्द या वाक्य का पुनरावृत्ति द्वारा प्रभाव बढ़ाया जाए, मतलब वहाँ पे प्रकाश एक तरीके से भाई, एक ही शब्द जब बार बार आए, एक बार मतलब उस बार बार तो आ रहा है, लेकिन वो उसी पे प्रभाव, उसी की वजह से उस पंक्ति में हमें एक तरीके से उस पर इफेक्ट मिल रहा है देखने को, है ना, प्रभावित कर रही है वो पंक्ति, है ना, अर्थ में गहराई दिखाया हमें वो, है ना। तो वहाँ पे क्या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वह नन्हा सा बच्चा दुनिया को सिखा गया बड़ा काम। नन्हा सा बच्चा, देखिए नन्हा 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 नन्हा, है ना, नन्हा सा बच्चा यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक तरीके से प्रभाव डाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अंतर जरूर से आने वाला है भाई, बोर्ड में 2 नंबर पक्के कर लो इस क्वेश्चन को करके। कहानी, उपन्यास, मंत्र, नाटक, एकांकी में 2 अंतर। चलिए देख लेते हैं। देखो इसका आंसर इसी तरीके से लिखना बोर्ड में भाई, नंबर कोई अगर काट देना तो वापस मुझे आकर के बताना, है ना, नहीं कटेगा नंबर यार। देखो कहानी और उपन्यास में, कहानी क्या आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में कम पात्र, भाई आकार छोटा है तो पात्र तो कम होंगे, घटनाएं कम होती हैं, है ना। उपन्यास में कई पात्र होते हैं और जटिल घटनाएं होती हैं, है ना। और एक भी लिख सकते हैं कि कहानी जो होती है छोटी होती है और उपन्यास बड़ा होता है ना। ये तो ठीक है, आकार छोटा होता है, एक वैसे बना सकते हैं यार, अपने हिसाब से थोड़ा करना चाहिए, है ना। अथवा में था नाटक एकांकी में, तो नाटक में कई पात्र होते हैं भाई, वही मैटर है यार दोनों का, है ना। एकांकी में 1 या 2 पात्र होते हैं। देखो नाटक में कई अंक होते हैं, एक भी बना सकते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है ना। इस तरीके से, है ना। नाटक में अधिक समय की अवधि होती है भाई, अब जब कई पात्र हैं, बड़ा है नाटक तो अधिक समय तो लगेगा ही, है ना। ये छोटा और संक्षिप्त होता है। नेक्स्ट आपका है राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्य विशेषता। भाई अब ये है लेखक परिचय, है ना, लेखक परिचय। देखो यशपाल जी का आया है और राम वृक्ष बेनीपुरी, 2 रचना लिखनी है, भाषा शैली वही मैटर है जैसा यहाँ पे कहा गया था, है ना। यहाँ पे आपको क्या भाषा शैली, चलिए लिख लेते हैं इनका। पहले तो राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाएं देख लो यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम समरसता, भारत की समस्या, है ना। भाषा शैली क्या लिखेंगे इनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी। देखो इसमें बताया गया कि आपको लिखना क्या, भाषा लिखने में मतलब किस भाषा का भाई, तो मतलब यार एक चीज़ ना याद कर लो बिल्कुल, किसी का भी आ जाए भाषा की अगर बात करी जाए ना, तो आपको क्या लिखना है, इनकी भाषा सरल और सहज होती है ना, जो आम जनता तक आसानी से पहुंच सके, इसका भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस का। लेकिन अगर नहीं लिखना है तो सीधे लिखें, इनकी भाषा में सरलता और सहजता है। कुछ ऐसे शब्दों का यूज देखने को मिलता है जो कि समझने में बड़े ही आसान है ना। इस तरीके से भाषा का यूज करें, आपको नंबर मिलेगा भाई, है ना। और उनकी शैली में सटीकता और स्पष्टता रहती है ना, भाषा में स्पष्टता है। इस तरीके से बना करके थोड़ा यार अपने हिसाब से, है ना, ताकि आपको हर चीज़ रटना ना पड़े यार, है ना, क्योंकि सब में ये अप्लाई हो सकता है और आपको नंबर मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, है ना। अथवा में क्वेश्चन कहता है यशपाल के साथ झूठा सा दूसरी दुनिया, इनकी 2 रचना है। भाषा शैली क्या लिखेंगे इनकी, यशपाल की भाषा तीव्र और व्यंग्यात्मक होती है ना। मतलब किसी आपने अगर चैप्टर पढ़ा रखा है उनका, तो कैसी भाषा है उनकी, है ना, क्या व्यंग्य उन्होंने किया है ना, तो उस तरीके से लिखना है। चैप्टर तो भाई सबने पढ़ा होगा, क्योंकि यार अब बोर्ड एग्जाम आ गए, अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे, है ना। जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर कड़ी टिप्पणी करता है ना। इनकी शैली में नैतिकता और सामाजिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव होता है। मनुष्य के अंदरूनी संघर्षों को उजागर करती हैं इनकी रचनाएं। इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए, है ना। और अथवा कहता है कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, है ना, किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोनों का, है ना। नवाब साहब की बात कीजिए भाई, लखनवी अंदाज से क्वेश्चन है, कृतिका से क्वेश्चन है शायद, है ना। चलिए भाई ये रहेगा आपके सामने। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन बहुत ही दिलचस्प और विशेष रूप से लखनवी ठाट वाट्स में किया गया। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के लिए बहुत ही सावधानी से तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले खीरों का चुनाव किया, है ना, लेकिन बाद में उन्हें क्या खीरा पसंद नहीं आया, अच्छा स्वाद नहीं लगा तो फेंक दिया। नेक्स्ट आपका था अथवा में लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, तो इस तरीके लिखिएगा। उनके शिक्षक और उनके लेखीय मित्रों का प्रभाव पड़ा, है ना, तो उनके पिता का भी प्रभाव पड़ा, है ना, साहित्य और शिक्षा के प्रति प्रेरणा देने वाले थे, है ना।
और उनके शिक्षक नैतिकता और साहित्य की गहरी पहलुओं को समझाने में मदद की उन्होंने, है ना। तो मतलब इन लोगों का उनकी जो है व्यक्तित्व में योगदान रहा, किस तरीके से रहा, तो ये पिता का योगदान, शिक्षक का, है ना, लेखकीय मित्र जैसे कृष्णा सोबती हो गई, ये सारे उनके मित्र थे, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम भाई अगले पेज पर आपका देख लेते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, ये मुझे लगता है ये मिस्टेक होगी। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो भाई शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अगला है, लेखक भदंतानंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या। चलिए देख लेते हैं दोनों का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन को इस तरीके से लिखिएगा, बढ़िया डालेंगे ना। मैंने स्टार्टिंग से ही कहा कि प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस तरीके से लिखिएगा, अथवा में लिखना है आंसर इसका लिखना है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। डुमराव की शहनाई की दुनिया में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने शहनाई की ध्वनि और संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, है ना। भी शहनाई वादन के एक महान कलाकार थे। ये पूरा आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट अथवा क्वेश्चन दिया गया आपको, लेखक भदंतानंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता क्या है भाई। तो लेखक भदंतानंद कौशल्यायन के अनुसार सभ्यता केवल भौतिक विकास और उच्च जीवन शैली का नाम नहीं है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और सामाजिक समरसता का क्या परिणाम है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बना है लेकिन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे, देखिए इन वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ये क्वेश्चन एक आना है आपको यार, मुहावरे या लोकोक्ति का कह लो अर्थ आना है आपका 1-2 नंबर में, है ना। ये भी 2 नंबर में ही आना है, मैं क्वेश्चन बताया था ना। देखो पहला है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात भाई। तो आपके में एक अलंकार भी है अतिशयोक्ति, है ना, उसमें भी बढ़ा चढ़ाकर की बात। तो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात मतलब यार जितनी है नहीं उसको उतना किया जा रहा है। तो क्या लिख देंगे इसका, आग में घी डालना, आग में घी डालना। नेक्स्ट कर देंगे, जिसे बांटा ना जा सके, वो क्या अभिभाज्य है भाई, एक तरीके से एक वाक्य में आप भी भाज्य, या फिर अखंड भी कह सकते हैं, है ना, या अखंड भी कह सकते हैं, जिसकी खंड ना किया जा सके, बांटा ना जा सके। अगला अथवा क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का अर्थ लिखती हुई, है ना, लोकोक्ति का पूछा गया। देखो मुहावरे का, आप देखो कहा ना कि न्यू पैटर्न में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। लोकोक्तियों के बहुत कम आते थे लेकिन अब लोकोक्तियों क्या है ना। तो मुहावरे और लोकोक्ति दोनों को पढ़ा है मैंने। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होता है, एक साथ 2 लाभ लेना। मतलब आम के आम तो हैं, गुठलियों के भी साथ में आम बिके तो बिके, और गुठलियों के साथ में भी आपको उनका भी दाम मिल रहा है। मतलब एक के साथ 2 लाभ। ऊँट के मुँह में जीरा भाई, बहुत मतलब ऊँट के मुँह में जीरा, ये क्या बात हुई, किसी बड़ी चीज़ के सामने बहुत छोटी या तुच्छ चीज़ होना, ठीक है, ऊँट के मुँह में जीरा। चलिए इसका इस तरीके से आंसर लिखिएगा, वाक्य प्रयोग भी आपको साथ में। देखो अब 16 का मेन आंसर देखना चाहें, ये 16 का आंसर, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही की बात, आग में घी डालना, जिसे बांटा ना जा सके, अखंड या अविभाज्य। और अथवा में क्वेश्चन था आपका, लोकोक्तियों के अर्थ वाक्य प्रयोग करने थे। तो अर्थ लिखेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम के एक के साथ 2 लाभ, है ना। उन्होंने अपने नए व्यापार में न केवल अच्छा मुनाफा किया बल्कि पुराने व्यापार को भी समृद्ध किया। यह सचमुच आम के आम गुठलियों के दाम जैसा था, है ना। अथवा में सेकंड था आपका, ऊँट के मुँह में जीरा, किसी बड़ी चीज़ के सामने बहुत छोटी या तुच्छ चीज़ होना। तो यह किताब मेरे लिए इतनी कठिन है जिसे ऊँट के मुँह में जीरा, है ना, ये जम नहीं रहा है, थोड़ा दूसरा यूज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता था। और अथवा में कहता है कि लेखक आगे के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक जो है मदद करती है ना। इसका क्या जो है कारण है, क्या कारण है, आगे से क्वेश्चन है। चलिए दोनों का 17 का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो वीडियो लंबा हो चुका है, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी तक बने रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता कि बच्चा अभी तक बचा होगा कोई वीडियोज़ में, बहुत ही कम, क्योंकि यार आप लोग ना वीडियो छोड़ के चले जाते हो और आपकी तैयारी वैसे हो नहीं पाती है ठीक से। बने रहा करो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से आप तक वीडियो आ पाती है भाई। ये रहेगा आपका श्वेत पताकाएँ और रंगीन पताकाएँ, है ना, इनका क्या अलग अलग लगाने से क्या अवसर है, क्या इसका प्रतीक है ना, ये जानेंगे। श्वेत पताकाएँ आमतौर पर शांति, समृद्धि, है ना, आपको पता ही होगा सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक होता है, समृद्धि, आध्यात्मिकता, स्वच्छता, है ना, इसका प्रतीक होता है। और शोक में समय में लहराया जाता है ना, शोक पताकाएँ। रंगीन पताकाएँ रंगीन उत्सव, है ना, जैसे कोई देखो भाई हमारे तिरंगे में भी 3 रंग है ना, तो तीनों के प्रतीक हैं भाई अपने अपने, है ना। तो उनको उस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना, स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय उत्सव, इस तरीके से आप उत्साह त्योहारों के अलग अलग, है ना। तो रंगीन और पताका का अर्थ क्या है, झंडा भाई, है ना, तो याद रखना इस चीज़ को। अथवा में क्वेश्चन भाई, अथवा वाला तो देखा ही नहीं, अथवा वाला भी देख लो यार। लेखक आगे के अनुसार अनुभूति को अधिक महत्व देने का कारण क्या है, इसका ही ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, है ना। अनुभूति, अनुभव से ज़्यादा अनुभूति यहाँ पे महत्व रखती है, गहरी बात है। अनुभूति केवल एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव से परे है, गहरे और आध्यात्मिक रूप से जुड़ी होती है, जबकि प्रत्यक्ष अनुभव एक सीमित और सतही समझ प्रदान कर सकता है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। देखिए आपको मन ही मांझ रही, इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। 3 नंबर में क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर देखेंगे, साथ में अथवा में दिया गया है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। चलिए इन दोनों का आंसर आपको देख लेते हैं। 3 नंबर में देखिए इस तरीके से कैसे आपको आंसर अपने बोर्ड में लिखना है भाई। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे,
संदर्भ क्या लिखेंगे पहले वाले का, तो यह काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की रचना सूर के पद से लिया गया है, जिस कविता के रचयिता जो है सूरदास जी हैं, जो कि भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है ना, इस तरीके से लिख दीजिएगा। एंड इसका जो प्रसंग है वो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, यह काव्यांश देखो प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग इतना बड़ा ना लिखें तो भी चल जाएगा, प्रसंग में छोटी सी बात रखें जो कि इसमें मैंने बात की जा रही है ना, तो ये रहेगा आपका, इसको लिख लीजिएगा। भावार्थ में आपको देखिए, भावार्थ अगर आप पॉइंट में भी लिख रहे हैं ना तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ये बात मत सोचिएगा कि मैं कैसे आंसर बता रहा हूँ आपको, नहीं यार देखो आंगले का आंसर तो मैंने इस तरीके से बताया, लेकिन अगर आप पॉइंट में लिखें, देखो जितनी आसानी, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ भाई, बोलूँगा जरूर, क्योंकि जितनी मैंने भी कॉपियाँ चेक करी हुई हैं है ना, और जितनी आसानी ना चेक करने में कॉपी में होती है उतने अच्छे नंबर जल्दी जल्दी देते जाते हैं ना, तो बिल्कुल से ध्यान रखें कि जितना आसान टीचर को आप करके कॉपी को उत्तर लिख करके दोगे उतने अच्छे आपके नंबर मिलने वाले हैं। मन की मन ही मांझ रही है ना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति का मन, मतलब ये इसमें पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया गया पूरा वर्णन है ना, जो 4 लाइन है 5-6 लाइन है उसमें उनका तोड़ तोड़ करके वर्णन यहाँ पे बताया गया, तो इसको कर सकते हैं। और इसका काव्य सुंदर, काव्य सुंदर जरूर से लिखें, यहाँ पे आप एक ये चीज़ अगर काव्य सुंदर की कर देते हैं ना तो यहाँ पर नंबर कटने के चांसेस आपके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सही होना चाहिए बस। अगला अथवा में था आपका, देखिए ये वाला है ना, मधुप मधुप गुनगुना रही है ना, गुनगुना कर, यह काव्यांश प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथा से लिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक के बारे में भी लग सकते हैं, इससे लिया गया, क्षेत्र से लिया गया, ऐसा 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 है ना। प्रसंग इसमें क्या बताया गया, तो इसमें इस दृश्य को है ना प्राकृतिक दृश्य का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हुए मनुष्य के जीवन और उसके संघर्षों है ना असमर्थता की बात कर रहे हैं ना, मतलब एक तरीके से मानवीकरण करते हुए बात कर रहे हैं। भावार्थ इस तरीके से लिख दीजिएगा, तो ये कंप्लीट रहेगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये दिया हालदार साहब को हर 15 दिन, भाई तो कंपनी के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालदार साहब गुजरते थे है ना, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से रोज, मतलब कई बार कौन गुजरता था, कौन, हालदार साहब, याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बनना है ना। इसको पूरा रीड कीजिए। अभी भाई आपको इतना में ही पता चल गया होगा कि हमारे नेताजी के चश्मा से लिया गया है, देखो भाई ये रहा नेताजी के चश्मा से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है स्वयं प्रकाश जी हैं, तो याद रखना है इनकी रचना है ना। और ये आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक से, महारी की जगह हमारी कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ गद्यांश कस्बे की सामाजिक और भौगोलिक स्थिति का परिचय देता है, लेखक ने कस्बे की सामान्य दिनचर्या और हालदार साहब की यात्रा के माध्यम से, मतलब उनको वर्णन को चित्रित किया है, वहाँ की स्थिति क्या थी उसका चित्रण किया है। व्याख्या इस तरीके से लिख दीजिएगा। एंड इसका भी विशेष आप लिखना चाहें तो जरूर से लिखें, क्योंकि देखिए जीव उसमें शैली वगैरह के बारे में लिख दीजिएगा, थोड़ा भाषा किस तरीके की है ना, और उसका जो उसमें मेनली उसमें बात की जा रही है ना उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर दी थोड़ा बता दीजिएगा। अथवा क्वेश्चन था, अथवा वाला भी क्वेश्चन देख लो, यह पत्र का था मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, तो चलिए इसका पूरा कंप्लीट ला क्या रहेगा भाई, मनु भंडारी की रचना एक कहानी यह भी से लिया गया है ना, क्षितिज जो कि इनकी आत्मकथा है, ये कहानी है भी है ना, तो इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पे व्याख्या ये रहेगी यहाँ पे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन में जरूर से आपका अनुच्छेद लेखन तो आना ही आना है ना, मेरे जीवन का लक्ष्य पर आप भाई अपने अकॉर्डिंग भी इसका लिख सकते हो, धूम्रपान को रोकने की उनकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन आपको है ना, विज्ञापन लिखना है ना। देखिए विज्ञापन लेखन अभी 2-4 वर्षों से तो मैं तो देख रहा हूँ नहीं पूछा गया भाई, संवाद आता था केवल, आप विज्ञापन दे रहा है, तो अगर आपने कंप्लीट नहीं करा ना, अब सूचना लेखन भी मुझे लगता है कि बोर्ड में सूचना लेखन ना दे दे, क्या करोगे उस वक्त, नहीं पढ़ा ना कभी, मैं करवाऊंगा कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बस तैयारी होगी अच्छी। देखो धूम्रपान को रोकने के लिए आप एक विज्ञापन बता रहे हैं ना, ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसे छोड़ने का प्रयास जरूर से करें है ना, तो धूम्रपान छोड़ें जीवन बचाएं, इस तरीके से कोटेशन जरूर से उसमें देना कि आप जानते हैं, मतलब जो उसमें जो उसके डिसएडवांटेज हैं ना वो तो जरूर से उसके लिखना है ना, क्योंकि आप ये यार ये खराबी चीज़ है, इसके एडवांटेज तो हो ही नहीं सकते है ना। हर साल लाखों लोग धूम्रपान के कारण अपनी जान गंवाते हैं, इस तरीके से लिखेंगे ताकि लोगों को लगे यार ये है ना, वैसे तो उस पर लिखा ही होता है, फिर भी समझने वाले थोड़े बहुत समझ जाएँ तो अपना प्रयास है एक तरीके से विज्ञापन के दौरान। अपने परिवार और खुद के लिए सोचें है ना, अब उठाइए है ना, इसे यहाँ पे इमोशनली इसको थोड़ा वो करना होता है ना, तो ये जरूर से अपने परिवार के बारे में कहेगा ना, बच्चों पर बुरा असर, महिलाओं और बुजुर्गों को परोक्ष नुकसान, अब उठाइए पहला कदम है ना, आज ही धूम्रपान छोड़ने का संकल्प, सिगरेट जलाने की बजाय उम्मीदों का दीप जलाएं, अरे वाह। चलिए अथवा में क्वेश्चन है आपका, मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर आपको अपने हिसाब से लिखना है, मैं अगर आपको आंसर नहीं बताऊंगा तो भी लिख लोगे आप है ना। देखिए हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी लक्ष्य के साथ ही सार्थक होता है, मेरा जीवन भी एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित है, इस तरीके से बढ़िया अच्छी भाषा का यूज़ करें यार, हिंदी का बढ़िया अच्छी भाषा लिखें, अच्छे शब्दों का, गहरे शब्दों का यूज़ करिएगा, थोड़ा अच्छा नंबर मिलता है, ये इस तरीके से लिखें ना। आप जो भी करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो वैसे लिख ही सकते हैं, मैं आपको थोड़ी यहाँ पे भाषा बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिएगा भाई, देखो अपठित काव्यांश दिया गया है, देखिए अथवा में है, अथवा में आता है ना ये, तो काव्यांश या गद्यांश आता है ना, तो आपको इस काव्यांश को पढ़ना है पहले, फिर इसके 3 क्वेश्चन दिए गए, इतना 3 नहीं 4 दिए गए भाई, 4 नंबर का है। चलिए मैं इसका आंसर, अरे भाई ये थोड़ा इधर उधर वो मैंने अटैच कर दिया शायद पेज, चलिए यहाँ पर दिया गया इसका, ठीक हो जा भाई,
चलिए ये रहेगा आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। देखो यहाँ तक वो काव्यांश कंप्लीट होता है, इसके ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो इसका देखिए सबसे पहले मेन बात होती है उसका शीर्षक आपसे पूछा जाता है। शीर्षक आपको इसका क्या लिखना है, तो जीवन में सकारात्मकता का संदेश इसमें बताया गया है। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, जीवन में सकारात्मकता। मेनली इसमें देखो जिसकी बात की जा रही है वही उसका जो है शीर्षक होता है, याद रखिएगा इतना। तो नेक्स्ट है आपका उपरोक्त पंक्तियों में फूल बोने और कांटे बोने का प्रतीकार्थ क्या है। तो मैं इसका डिटेल आंसर आपको अभी दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका भय से कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है, उक्त पंक्तियों में मानव मन को कैसा बताया गया। चलिए इसका आंसर देखिएगा, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। यहाँ पे फर्स्ट का देखिए उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक यहाँ पे आपको दिया गया है। सेकंड में था फूल बोने और कांटे बोने का प्रतीकार क्या है। तो भाई देखिए फूल बोने का प्रतीक है प्रेम, दया और सकारात्मकता, है ना। कांटे बोने का प्रतीक है नकारात्मकता, कटुकता, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरीके से लिख सकते हैं। और भय से कातर होने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है, उस तरीके से लिख दीजिएगा। और उक्त पंक्तियों में मानव मन को कैसा बताया गया, तो भाई कैसा बताया है, आगम चेतन की घाटी बताया गया है ना, क्या कर संकेत किया गया है। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अथवा में क्वेश्चन आपका है, देखिए अथवा में ही दिया गया ना ये आपका, है ना। तो इसमें क्या आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब वही चीज़ है यहाँ पे, काव्यांश है गद्यांश है। अब इन 4 के एक कोई करना होता है इनमें से। पहला शीर्षक ही पूछा जाएगा, है ना, उपयुक्त गद्यांश का। भाई इसमें किसकी बात की जाए, परिवार की बात की जाए। देखो ये एक पॉइंट पकड़ लिया यहाँ पे। और देखिए इसमें ये पूरा जनसंख्या की बात की जा रही है यार, है ना। तो ये कुछ पॉइंट पकड़ करके उसमें भाई यही इसका शीर्षक होना चाहिए, है ना। तो इसका शीर्षक आपको क्या लिखना है कि परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण। भाई एक मतलब एक सुइटेबल वो भाई बनना चाहिए ना यार, होना चाहिए ठीक तरीके से, है ना। परिवार समृद्धि लिख देंगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, है। तो थोड़ा है ना बनता जुनता लिखना चाहिए ताकि आपको नंबर मिलना ठीक तरीके से, नहीं तो इसमें एक नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है। इसी में लिखा हुआ आंसर है सुख समृद्धि पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। भाई सुख समृद्धि में इसका विग्रह करना, फिर समास कौन सा इसमें वो लिखना है। परिवार को छोटा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो भाई चलिए देख लेते हैं हम। भाई सुख समृद्धि का सुख और समृद्धि इसका विग्रह हो जाएगा और द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या रहेगा, परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण, इस तरीके लिख दीजिएगा। और लेखक के अनुसार परिवार कल्याण क्या कहलाता है, तो लेखक के अनुसार परिवार कल्याण वह प्रयास है जो परिवार को सुख समृद्धि और मंगल कामना के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। सुख समृद्धि का पद विग्रह करना था आपको समास का नाम, तो इसमें द्वंद्व समास है सुख और समृद्धि। भाई ये हो गया इसका, है ना। जहां पे देखो अगर इस तरीके से अगर पूछा जाए माता पिता का विग्रह कीजिए तो किस, देखो ये डैश लगा ना, मतलब कह लो ये डैश ना और की बात कर रहा है। तो क्या लिख देंगे, माता और पिता, इसका विग्रह हो गया क्या, माता और पिता, है ना। इसी तरीके से सुख और समृद्धि हो गया ना। तो ये वही चीज़ है भाई, ये अगल अलग तरीके से आया तो मैंने बता दिया है थोड़ा कि ऐसा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा परिवार को छोटा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। परिवार को छोटा रखने के लिए हमें आम जनता में जनसंख्या नियंत्रण की चेतना जागृत करनी होगी। लोगों को यह समझाना होगा कि अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि से उनके परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कर लीजिएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अपनी खेल सामग्री, देखो भाई ये तो पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसी एप्लीकेशन आई है, बोर्ड नहीं दे रहा है नहीं तो, है ना। अब समझ लो आप इस चीज़ से, है ना। ये यहाँ पे कोई हिंट है कि बोर्ड में ना ऐसे ही नई एप्लीकेशन आपके सामने आ जानी हो और आपको भाई फिर क्या करोगे, है ना। अभी तो टीसी हो गई है ना, अवकाश की हो गई है ना, सचिव से वो मंगवानी है एप्लीकेशन, है ना। ये वाली हो गई, मोहल्ले की सफाई की होगी, ये आ रही थी। लेकिन यार ये खेल सामग्री की तो पहली बार देख रहे हैं, है ना। तो हर एक एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ के जाना, मैं आपको टॉप डाल दूंगा 2-4, उन्हें कर लेना, है ना। समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देती हो अपने छोटे भाई को पत्र लिखना, छोटे भाई को, है ना, अपने भैया को मित्र लिखना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर देख लेंगे। खेल सामग्री मंगवानी है आपको, प्राचार्य को लिखना है पत्र। देखिए दिनांक डालिएगा पहले तो, है ना। ये नीचे भी डालें तो चल जाएगा, ऊपर भी डालें दिनांक तो चलेगा। फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, ना। सेवा में प्राचार्य महोदय, है ना, अपने स्कूल का नाम जो भी है ना, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जो भी आपका जहाँ पे पता जिला जो भी है ना, जो भी जिला है आपका लिख दीजिएगा। विषय खेल सामग्री की मांग थी, तो भाई विषय तो यही है ना। तो चलिए आगे लिखते हैं। महोदय सभी का निवेदन है कि ये तो हमारा यहाँ पे मैटर भाई सेम ही है ना। हमारे विद्यालय में खेल कूद की भाई जो बात है भाई आपकी अपने अकॉर्डिंग यार, खेल कूद का किसी नहीं पड़ी है भाई, है ना। थोड़ा यार चीज़ें मुझे मिल रहा है तो तरह खेल रहे हैं ना, चिड़िया बल्ला वगैरह। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पूरा का पूरा सामने आपका दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लो। और ये देखो ये सारे बैडमिंटन रैकेट, है ना, ये सारी चीज़ आपको चाहिए तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस तरीके से लिखेंगे बड़ी अच्छा भवदीय, है ना। आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं, अपना नाम वगैरह लिखना, कक्षा का नाम, अपना रोल नंबर, है ना। इस तरीके से कंप्लीट करते हुए दिनांक इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये रहेगा कंप्लीट आपका। अथवा में था भाई यहाँ पे देखो समय का सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हो अपने छोटे भैया को मित्र पत्र लिखना। सॉरी यहाँ देखिए दिनांक जरूर से लिखें और प्रिय भाई का नाम, भाई छोटू हो सकता है, अपना मोटू हो सकता है, गोलू हो सकता है। सप्रेम नमस्ते, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। इस तरीके से लिखते हुए यहाँ पे ये रहेगा आपके सामने, है ना। पूरा आपको समझाना है, मतलब अपने छोटे भैया को यार, बड़े बड़े तो वैसे भी ज्ञान देते हैं, है ना। तो जरूर से ये आपको कर लेना है ना। जैसे आप भी बड़े हो घर में और मैं भी अगर बड़ा हूँ घर में तो मैं भी छोटे से यही कहूँगा यार पढ़ो, ऐसा करो, ऐसा, है ना। तो एक
अपने अकॉर्डिंग आपको, अगर आप बड़े हो तो आप तो आसानी से लिख दो यार, आपको अपनी ही भाषाएं लिखनी है, अपना जो आप बोलते हो ना छोटों से, वही आपको लिखना है। तो इसे आप अच्छी तरीके से, मतलब एक अच्छी तरीके से बे में लिखेंगे ना, तो किस तरीके से ना फॉर्मेट थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखें, अच्छा लगता है, बढ़िया अच्छी फॉर्मेटिंग लगती है तो नंबर मिलते हैं। अगला आपका किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सार निबंध लिखना है, तो किसी एक पर लिखना है। विद्यार्थी जीवन के नैतिक मूल्य, तो विद्यार्थी जीवन पर कर लेना, जरूर से पढ़ लेना इसको 2-4 बार तो बन जाएगा। प्रदूषण का करना है, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर का कर लेना। पुस्तकालय का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। तो चलिए मैं आपको प्रदूषण का निबंध बता देता हूँ, पर्यावरण प्रदूषण का, है ना, तो इसको आप जरूर से कर लीजिएगा। एंड आप सभी के अन्य की जरूर से देख लीजिएगा, इनको 1-2 बार जरूर से इनको पढ़ लेना, क्योंकि इस तरीके से बोर्ड में आ सकते हैं। देखिए प्रस्तावना, रूपरेखा पूछी गई थी ना, रूपरेखा साहित्य लिखिए। तो प्रस्तावना 6 रूपरेखा, 6 आप हेडिंग लिखेंगे। इसके प्रकार, कारण, दुष्प्रभाव, नियंत्रण के उपाय, सरकार की भूमिका, निष्कर्ष, उपसंहार, यानी कि देखिए रहेगा यहाँ पे। प्रस्तावना क्या लिखेंगे, प्रदूषण, है ना, ये यहाँ पे डॉट होना चाहिए। प्रदूषण आज विश्व के सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, इस तरीके से इसके कारण लिख देंगे। प्रकार कौन कौन से हैं, वायु, जल, ध्वनि, मृदा प्रदूषण होते हैं ना, और इसके दुष्प्रभाव क्या है ना, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, भाई जैव विविधता पर, है ना, और प्रदूषण के उपाय क्या है ना, नियंत्रण करना है तो क्या उपाय है ना, वो सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आप उपसंहार यानी कि निष्कर्ष इस तरीके से लिख सकते हैं। और अन्य सारे ये जो टॉपिक दिए हैं इनके भी आपको कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार। स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष ध्यान दीजिएगा और कंप्यूटर पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा आपका अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्व करवा चुका हूँ। इससे आपको एक आइडिया क्या लग जाएगा कि आपके बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 2025 में इससे क्वेश्चन आपके बहुत से देखने को मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जाकर के देखो, प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भरे पड़े हैं, जाकर के देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, स्वस्थ रहो।